लल्लन टॉप अड्डे का अगला सेशन, उसके लिए आप लोग तैयार हैं? तैयार हैं। अलग अलग राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मंच पर आएंगे। युवा प्रतिनिधि हैं क्योंकि लल्लन टॉप युवा है और सामने की ऑडियंस भी युवा तबीयत वाली है। सबसे पहले मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा समाजवादी यूथ ब्रिगेड के सलमान खान परीक्षा को। आइए। अरे अभी वीडियो ऑन नहीं है, फायदा नहीं होगा, कुछ बाद में करना। राजन आइए। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव जैन। बहुजन समाज पार्टी के नेता रोहित रतन। सबके लिए थोड़ा जोश दिखाइए। अभी रोहित आके कह देंगे बाकी तो वादा कर रहे हैं, हमारी मुख्यमंत्री ने कम से कम प्रस्ताव तो पेश किया था। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बीजेपी युवा मोर्चा की प्रवक्ता रुचि पाठक। आइए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका पीसीएस का एग्जाम अच्छा हुआ होगा। विराजन। और मुझे बताया गया कि पिछले कुछ समय से झांसी में काफी सक्रिय युवा नेता संदीप सरावगी। काफी स्वैग है भाई साहब में। क्या होगा? लाल पर्ची में क्या है? नोट्स हैं? पुर्ची है कचू? दवाई ववाई तो नहीं है? टोपी है? अबे ले ही नहीं गए टोपी तो काहे जबरदस्ती पहुंचा रहे? बैठो। सैके पहनावे में लगे। अरे नहीं है उनको मन? अरे बे मन नहीं है उन ले आते भैया संगे। कमाल है यार। अब देखो, इस सेशन को करने के दो तरीके हैं। एक तरीका वो है जिसकी आप लोगों को आदत है कि अभी इनसे एक दो सीधे सीधे सवाल पूछें, फिर पब्लिक हुल्लड़ काटने लगे और फिर 15 मिनट में सेशन खत्म हो जाए। बढ़िया तरीका है क्या? नहीं। दूसरा तरीका यह है कि मंच पे ये जो 5 महानुभाव बैठे हैं इनके बीच थोड़ी सी, ए नेता विधायक जी बैठ जाओ। दूसरा तरीका यह है कि ये पांचों नेता अगले 45-50 मिनट तक, क्योंकि अभी करवा चौथ का चांद आने में भी वक्त है, मैच शुरू होने में भी वक्त है, सारगर्भित चर्चा करें और आखिरी में 10-15 मिनट ऑडियंस के सवालों के लिए खोल दिए जाएं। वो तरीका ज्यादा सही है। वो चर्चा तब हो पाएगी जब ये लोग जब 30-40 मिनट बात कर रहे होंगे, तब आप लोग थोड़ा सा मुंह में बतासा रख के बैठेंगे। ठीक है भैया? फिर जब सवाल जवाब होगा तब आपकी हुंकारी और इनके जवाब। ठीक है कक्का? बढ़िया। सवाल जवाब को समय बढ़ा दें, कितो कर दें? 1 घंटा। ऐसो कर रहे कचू लैया चना वाले बुलाए ले रहे, सवेरे तक बैठे रहे हैं। जब तक दिल्ली से फोन ना आ जाए कि लला राज्य बन गया, उठ जाओ। चलिए अब देखिए, हंसी ठिठोली हो गई। अब मैं हाथ जोड़ के, मेरा तो कोई दोष नहीं है ना बुंदेलखंड राज्य के ना बनने में, है? नहीं है ना? मैं तो आप लोगों का दोस्त हूं ना। मैंने तो कोई झूठा वायदा करके आपका वोट भी नहीं लिया। देश का चौथा स्तंभ कहलाते हैं। बस बस, बहुत बढ़िया बढ़िया हो यार, इतना ही फुटेज लो, थोड़ा हमारे लिए भी छोड़ दो। तो अब मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, अगले 30-40 मिनट तक आप जो मंच पर युवा नेता आए हैं उनकी बात सुनिए और सहमति असहमति को अपने सवाल के या तालियों के या जैसे भी दर्ज कराना चाहें मर्यादा के भीतर दर्ज कराइए। तो शुरू करें अब ये बातचीत। बढ़िया। और इस बातचीत के बाद लल्लन टॉप क्विज होगी। जितने मेज पे इनाम धरे सबरे बटने सब ले जाओ। बहुत बढ़िया। सबरे इनाम और बाकी बात सेल्फियों खींचने हो को के। हाँ, तो है हम स्टेज पर ठाड़े ठाड़े खींच के डाल दें, बढ़िया हाई रेजोल्यूशन वाली। सब लोग अपनी अपनी फोटोशॉप करके निकाल लीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सीधे मुद्दे पर आते हैं। आराम से लगा लो, ऐसा करो होते जाके नेक टहल के नारा लगा लो पहले। रुचि, आपसे शुरुआत करते हैं जी। पिछले सत्र में बहुत सारे सवाल उठे और एक सवाल सार्वभौमिक सा था कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार,
मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार और केंद्र में भाजपा की सरकार, तो बुंदेलखंड के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए और अलग बुंदेलखंड की मांग के लिए, अगर आपको लगता है कि ये दोनों चीज़ें एक ही हैं, या आपको लगता है कि नहीं बुंदेलखंड का पिछड़ापन दूर होना चाहिए, चाहे वो अलग राज्य बना के हो, चाहे इन्हीं दो राज्यों में विभक्त रहते हुए हो, आपकी सरकारों ने क्या किया है? देखिए, सबसे पहले तो बुंदेलखंड पृथक राज्य की बात रही है, तो वो संविधान में वर्णित है। किस आधार पे हो सकता है? भाषाई आधार पर भी हो सकता है, जरूरत के आधार पर भी हो सकता है, जैसे कि अभी तेलंगाना में हुआ है। अलग अलग समय पर अलग अलग मांगे की जाती रही हैं और इसके लिए भी सरकार विचाराधीन है। अगर जरूरत महसूस होती है तो पृथक बुंदेलखंड राज्य निर्माण करने में भी हमें कोई संकोच नहीं है। रही बात बुंदेलखंड के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए, तो देखिए झांसी में अभी डिफेंस कॉरिडोर आया है जिससे रोजगार आएंगे, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अभी युवा स्वरोजगार योजना के लिए 100 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है, जिसके माध्यम से यहाँ के युवाओं के लिए विशेष रोजगार दिया जाएगा। और रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी से नहीं होता है। यहाँ का आदमी, जनसंख्या क्या चाहती है कि सरकार सरकारी नौकरी दे। सुनिए, पहले तसल्ली से सुन लीजिए। रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी नहीं होता है, क्योंकि भारत में एक बहुत बड़ी जनसंख्या है। भारत में एक बहुत बड़ी जनसंख्या है, हर किसी को सरकारी नौकरी का ठप्पा नहीं दिया जा सकता है। ये चीज हमें समझनी होगी। इसके लिए समय समय पर कौशल विकास योजनाएं, युवा रोजगार योजना, उद्यमिता योजना, अटल नवाचार योजनाएं, अनगिनत योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे हर युवा को रोजगार मिल रहा है। महिलाओं की उद्यमशीलता को बढ़ाया जा रहा है, जीरो पे पर उनको लोन दिया जा रहा है। इस तरह की बहुत योजनाएं हैं जिनसे आप बुंदेलखंड के पिछड़ेपन को दूर बिल्कुल कर रहे हैं। ठीक है। अभी बात की थी ना इतने विस्तार से, 30-40 मिनट बात कर लेने दीजिए, उसके बाद अपनी टिप्पणियां दीजिएगा। सलमान खान, सपा ये नारा दे रही है क्या 22 में, माइक पे बोलिए, 22 में 22 के। आप हमेशा ही इतने खुश रहते हैं, बढ़िया। तो रुचि जी ने तो बता दिया कि भाजपा क्या क्या कर रही है बुंदेलखंड के लिए। आप लोगों ने क्या किया था बुंदेलखंड के लिए जब सत्ता में थे? तो देखिए, हमने जो काम पब्लिक कह रही खनन किया था। देखिए, हमने जो काम किए थे, माइक थोड़ा पास रखिए, थोड़ा सा ऑडियो दुरुस्त रखिए भाई सब लोगों का। हाँ जी। माननीय अखिलेश यादव जी ने जो काम उत्तर प्रदेश में किए थे उसकी तारीफ पूरी दुनिया ने की है। अभी हमारी बहन जो बता रही थी कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, उससे ये होगा, वो होगा। अगर हम बात करें 5 साल पूरे होने जा रहे हैं, आप एक प्रोजेक्ट हमें बता दें जो आपने पूरा कर दिया हो और उसका लाभ जनता को मिल रहा हो। हमने जो काम कंप्लीट किए हैं, एक्सप्रेसवे आपका अधूरा पड़ा है, जबकि समाजवादी पार्टी की सरकार में माननीय अखिलेश यादव जी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के नाम से उसकी शुरुआत करने जा रहे थे। उस समय से वो लंबित है, अभी उसमें काम चल रहा है, इन्होंने पूरा नहीं किया। हमने लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे कंप्लीट किया माननीय अखिलेश यादव जी ने। उसके बाद बुंदेलखंड के लिए क्या किया? बुंदेलखंड के लिए तमाम पैकेज माननीय अखिलेश यादव जी ने दिए। हमारे यहाँ चूँकि किसान बहुत हैं और इतनी मंडियाँ हर जगह आप देखेंगे, हमारे झांसी में भी अगर देखेंगे तो लगभग 50-60 मंडियां हमारे यहाँ बड़ी बनाई गई और हर गांव में 2-2, 4-4, 5-5 गांव को जोड़ के। वो तो कांग्रेस वाले कहते हैं कि हमारे पैकेज से बनी है। नहीं, हमारी सरकार में मंडी बनाई गई, माननीय अखिलेश यादव जी ने मंडी बनाई है। अच्छा। किसान बाजार माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाए हैं तमाम जिलों में। बहुत सारी योजनाएं हैं जो हमने कंप्लीट की हैं। हमने हवाई हम आपसे बात नहीं कर रहे कि हम अब आएगी तो ये करेंगे। और कौन सी योजना है? सोलर प्लांट माननीय अखिलेश यादव जी ने यहाँ बनवाए हैं। हमारे झांसी में भी है, ललितपुर में भी है सोलर प्लांट। ललितपुर में थर्मल पावर प्लांट बनवाया है जो बजाज ने बनाया था। पारीछा में भी एक। अरे आपने अच्छा याद दिलाया, थर्मल पावर प्लांट। कल हम ललितपुर में थे, वहाँ के उस थर्मल पावर प्लांट के आसपास के लोग मिले, बोले साहब ऐसी तैसी हो गई, बिजली तो मिलत नहीं है, जो राख निकले थे बाहर से चौपे चौगर निपट रहे और खेतों की ऐसी। हमारी जब सरकार थी तो 24 घंटे बिजली आने लगी थी। अच्छा। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है बिजली नहीं मिल रही। अभी आप देख रहे हैं जो कोयले की परेशानी लोगों दिखा रहे हैं, ये लगातार अदानी और अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए वहां पर रोक लगा रखी है। बताइए रुचि जी, आप आंकड़े अगर सही करें तो ये समस्या, कोयले की समस्या केवल भारत में ही नहीं विदेशों में भी हुई है। वहाँ पर तो हम भारत में हैं, हम भारत की बात करेंगे। वहाँ पर कई दिनों तक बिजली नहीं आई है, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आने के बाद से लगातार बिजली दी जा रही है। भारत से बाहर की बात आप लोग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी करती है। अभी चुनाव आने वाले हैं,
तो लगातार पड़ोसियों की बातें की जाएंगी। हम लोग नहीं अच्छी करते, जगह हम से हमेशा हिंदुस्तान तुलना बात की करें। जानी चाहिए। अगर जमीनी कीड़े बने रहेंगे, हम यहीं से तुलना करते रहेंगे, कुछ नहीं सीख पाएंगे। गौरव जैन के पास चलते हैं। जी गौरव, सलमान साहब बता रहे थे कि मंडियां बनी सपा के शासनकाल में बुंदेलखंड में। आपकी पार्टी की सरकार रही केंद्र में 2004 से 2014 तक। क्या किया आप लोगों ने बुंदेलखंड के लिए? सबसे पहले मैं रुचि जी की बात का जवाब दे दूं। बिल्कुल भैया, खुला मंच है, जिसको जिसका जवाब अभी देना आपने हो। बोला कि हम कब तक कूप मंडूप बने रहेंगे, कब तक छोटे देशों से क्यों करते रहेंगे। आप देखो, इतना बड़ा छपास का रोग है हमारे कि एरोप्लेन पे अपनी फोटो छपवा ली कि 100 करोड़ वैक्सीनेशन हुआ। हम कंपेयर करो अब चीन से करो, चीन ने 223 करोड़ वैक्सीनेशन कर दिया। 81% लोग जो हैं उनको डबल डोज लग गई। हमारे 22% लोगों को सिंगल अभी लगी है डबल डोज, और उसके बाद भी हम खुद की पीठ थपथपाते रहते हैं। हम कंपेयर, आप छोड़ो, अब चीन से छोड़ दो, बांग्लादेश हमसे पर कैपिटा इनकम, बांग्लादेश जो कल पैदा हुआ हमारे अंदर से, वो पर कैपिटा इनकम में हमसे आगे चला गया। आप बताओ हम किससे कंपेयर करें? वैश्विक पटल पर भारत को 9.4 जीडीपी ग्रोथ रेट बताई गई है, और जो कि माइनस- संपूर्ण विश्व की 4% है। यार एक चीज तो हम लोग पहले तय कर लें कि हम लोगों के दुनिया भर की करने हैं कि बुंदेलखंड की करने हैं? किताओं की कर लो, हैं? किताओं की कर लो। तो पहले तो ये तय की बता हाँ, दो कि तय जब की आपकी बता। सरकार हती 10 साल होते, हाँ। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हते, हाँ, तब कब हो बुंदेलखंड के लाने? 10 साल सरकार रही हम लोगों की। वो 10 सालन में हम लोगों कितने ने प्रवक्ता हैं, थोड़ा इधर बोलने दो भाई अपने नेताओं, क्यों फुटेज खा रहे हैं उनका? 10 सालन में हमने बुंदेलखंड पैकेज दो ही राज्य में अलग अलग पार्टी की सरकार थी। एक में थे भाजपा की थी मध्य प्रदेश में, इतने सपा की थी, उससे पहले बसपा की रही। हम लोगों ने इतने दो बुंदेलखंड पैकेज, दो ही में पट गए कि हम जो बनाए। उसमें हुआ क्या, आप समझो मंडियां बनी है, मंडी में आज भी आप जाके देखो वहाँ भूसा भरा पड़ा, ना वहाँ पे दुकान लगती ना कुछ होता। हम लोग पैसा दे सकते थे, केंद्र में हमारी 30 साल से सरकार नहीं है उत्तर प्रदेश में, पैसा हम लोग दे सकते थे, पैसा हम लोगों ने भरपूर दिया। इम्प्लीमेंटेशन जो होता है वो होता है राज्य सरकार के ऊपर। हम लोग ऊपर से मॉनिटरिंग के लिए हमने जांच के लिए कमेटियां भी बिठवाई थी। लेकिन आप देखो PIL है, सुप्रीम कोर्ट का केस उसमें डाला हुआ है, कितने घोटाले आए उसमें। क्योंकि ये जो पूरा था फेडरल स्ट्रक्चर को आप समझिए, पैसा हमने दिया राज्य सरकार को अपने हिसाब से बनाना था, नहीं बनाया ठीक से? नहीं। आप बताइए ना। अब आप हमको ये बताइए कि सपा की सरकार थी, आपने बताया इन्होंने ठीक से नहीं बनाया। 17 में आपने नारा दिया यूपी को ये 7 पसंद है, तो आप तो सपा के साथ हो गए, फिर आपने क्यों नहीं पूछा क्या किया? एक शब्द होता है लेसर इविल। जब बड़ा आपको चीज दिख रही हो ना, कि आपको घर में आग लगी हो, मतलब आप सपा को इविल बता रहे हैं, लेसर बता रहे हैं? देखो सब लोग इविल हैं। आप एक बात समझिए, सब evil हैं। सब होते हैं। आप समझो कोई आदमी अगर इविल नहीं होगा तो भगवान ही बन जाएगा ना। हर आदमी के अंदर थोड़ा थोड़ा होते है गंदगी। लेकिन एक बात समझो आप, भाई साहब, आराम से। एक बात आप समझो, अब अगर घर में आग लगी होगी तो सबसे पहले आप कीमती चीज बचाओगे। कीमती चीज क्या थी अभी? कीमती चीज थी कि जो फिरका परस्त ताकतें हैं, जो सामाजिक विद्वेष की भावना बो रही हैं, उससे हमें लड़ना था। तो इसके लिए हमने सपा का साथ लिया था। अब उस टाइम, और आप समझिए, हाँ, तो इसीलिए हमने सपा का साथ लिया था, और उसमें मैं कोई गलत नहीं मानता हूँ, वो डिसीजन सही था। आपने अपने सवाल के जवाब में एक चीज कही कि हम तो केंद्र में सरकार में थे, यहाँ तो हमारी 30 साल से सरकार नहीं है। क्यों नहीं बन पा रही इतने सालों से सरकार? बहुत सारे फैक्टर्स हैं उसमें, सोशल फैक्टर्स के साथ साथ पॉलिटिकल फैक्टर्स भी हैं। जो मंडल कमीशन में हुआ, उसके बाद जो इमरजेंस हुआ पूरी OBC पॉलिटिक्स का, उसके आप समझिए हर जातियों ने अपने अपने अलग पार्टियां बना ली। कांग्रेस कभी किसी एक जाति की पार्टी नहीं रही, बाकी पार्टियों ने जाति आधारित राजनीति करी, कांग्रेस ने कभी नहीं करी। और इसीलिए जहाँ जहाँ पर ये मंडल कमीशन वाली पॉलिटिक्स हुई, वहाँ पर कांग्रेस वो हुई है, कमज़ोर हुई है। चाहे बिहार देख लीजिए आप, चाहे उत्तर प्रदेश देख लीजिए, जहाँ पर ये सारे आंदोलन नहीं हुए वहाँ पे कांग्रेस आज भी है। तो ये जो है, ये सिर्फ आप पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में नहीं देख सकते, इसको आपको सोशल स्पेक्ट्रम में भी देखना पड़ेगा, क्यों ये जो पार्टियां हैं क्यों हुई। और उसके बाद आप देखेंगे धीरे धीरे ये पार्टियां जब मेन स्ट्रीम से जुड़ती जाएंगी तो उनका पतन भी होना स्टार्ट हो जाएगा। बसपा की आप आज स्थिति देख रहे हैं क्या है, वो इसीलिए है क्योंकि जहां आप सोशल अपलिफ्टमेंट की बात छोड़ के फिर एक तरफ से आप उसी जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आ जाते हैं, तो फिर लोगों का जो अट्रैक्शन होता है वो खत्म हो जाता है। चलिए, रोहित रतन जी कह रहे हैं कि बसपा का अट्रैक्शन खत्म हो रहा है। सबसे पहले तो
सौरभ जी, मैं बताना चाहूँगा कि बहुजन समाज पार्टी की आज प्रदेश में 10 सांसद हैं। इनसे पूछिए इनकी पार्टी के आज कितने सांसद हैं। मात्र सोनिया गांधी जी जो इनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो एकमात्र सांसद हैं। माननीय राहुल गांधी जी जो कांग्रेस से चुनाव हार के अभी गए वो हैं, कांग्रेस के कुछ नहीं है। 2014 में 0 मिला था, वो यहाँ 0। से कांग्रेस के अमेठी से चुनाव हार के गए हैं। इनसे पूछिए अभी सोनिया गांधी के अलावा और कितने सांसद हैं। हमारे तो 10 सांसद जीत के आए 2019 में। 10 सांसदों में से कितने हाथरस गए? एक सांसद का नाम बता दो जो हाथरस गया हो। हाथरस गए ना, बताओ कौन? रितेश पांडे जी जो हमारे संसदीय दल के नेता हैं वो गए थे। रितेश पांडे जी गए थे, सतीश चंद्र मिश्रा जी गए थे, प्रतिनिधि मंडल गया था वहां पे पूरा बहुजन समाज पार्टी। अच्छा, ये कई लोग ये पूछ रहे हैं कि ये जब पूरा ये मुखामुखम मुठभेड़ होती है मंचों पर, बयानों में, तो सबसे ज्यादा भाजपा वाले मुस्कुराते हैं। कहे से सपा, कांग्रेस और बसपा वाले एक दूसरे की ऐसी तैसी करने में लगे रहा। मुझे लगा बढ़िया तुम लड़ ले आपस में पहले। तो इसलिए अब हम लोग 5वें अपने प्रतिनिधि के पास चलते हैं, संदीप सरावगी जी। आपने सब लोगों का एक एक ओपनिंग रिमार्क सुन लिया, भाजपा, सपा, कांग्रेस और बसपा का। और ये बीजेपी के हैं। संदीप जी, आप लोगों को अपना परिचय बताते। बस 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 अभी पूछ लेता हूँ, थोड़ा धैर्य रखिए। ठीक, एक सेकंड। अभी देखिए, ये आप लोग अभी शुरू में मैंने कहा था ना कि 20-30 मिनट इनसे बात करेंगे, फिर ऑडियंस से बात करेंगे। आप लोग अगर अपने एक सेकंड, सर एक सेकंड, अगर इसी तरह से होगा तो फिर होगा अच्छा भाई ठीक है अब खत्म करते हैं, है ना। संदीप जी, ये ऑडियंस आप अपना परिचय बताते हैं कि मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूं, किसी भी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ा हूं, यही बताते हैं परिचय। हाँ जी सर। तो फिर ऑडियंस ये क्यों कह रही है कि आप भाजपा के प्रवक्ता हैं? सर अभी तक हमने किसी भी पार्टी की कोई शपथ नहीं ली। कोई शपथ नहीं ली। इस बात का कोई भी आदमी प्रमाण दे तो सामने स्टेज पे आए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। बाकी अभी ऑडियंस, बाकी भाई साहब, लाल कुर्ता वाले भैया, ठीक है। अच्छा आप ये बताइए, अच्छा गौर से देख रहे, तुमसे तो बाद में मेल। अच्छा ये बताइए कि जब भाई साहब बस करो, अब ऐसा नहीं है ना, हम वहीं के पड़े हैं, ठीक है। तो मुद्दे हैं क्या असल में? ये सब लोग तो जैसे अभी पहले जगदीश जी पत्रकार बैठे थे, बोले साहब राजनीतिक दलों के नेता तो खूंटे से बंधे हैं, लखनऊ दिल्ली से कह दीजिए आम तो झोंका झांकी में बेव के आम। मुद्दे क्या हैं बुंदेलखंड के? सबसे पहले तो सौरभ भैया, आपका हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने हमारे झांसी में जो यूथ लोगों को बैठाला है हमारे सामने, एक यूथ का जो मंच लगाया है, वास्तव में एक सराहनीय है आपके लिए, और धन्यवाद करते हैं आपकी पूरी टीम को। हम छोटे से समाज सेवी हैं, हम संदीप सरावगी नाम है हमारा। जो भी आदमी है कह रहे हैं कि हमने किसी भी पार्टी की शपथ ली है, गलत कह रहे हैं। मेरे लिए झांसी में रहने वाले हर एक व्यक्ति मेरा भाई है, हर एक छोटी बहनों के लिए हम करते हैं, हर एक परिवार हमारा है। इसीलिए आज हम इस मंच पे बैठे समाज सेवी के नाते, और यहाँ पर बैठे हुए जो भी लोग जो भी बात कर रहे हैं, हम शायद इसी बात से तो सेटिस्फाई नहीं है, इसीलिए तो अकेले हम अपना झंडा उठा कर चल दिए और कारवां अपने आप हमारे साथ होता गया। बताइए हुआ क्या क्या मुद्दे सर? हैं? कौन से मुद्दे उठा रहे हैं? 22 साल से हम सेवा कर रहे हैं जनता की, कभी भी सामने नहीं आए। कुछ हमें ऐसा लगा कि सामने आना जरूरी है। जैसे कि सर कह रहे हैं बीएसपी में आपके पिताजी हमारे यहाँ मंत्री रहे, और उसके बाद बीएसपी से वो मंत्री पद से निकाले गए घोटाले के चक्कर में। बहन जी जो बात कर रही हैं, ये पढ़ी लिखी बात कर रही हैं। भैया हमारे जो बैठे हैं, जो हमारे छोटे भाई हैं, कांग्रेस से परिवार है हमारा, लेकिन इनके पिताजी जब मंत्री बने तो झांसी में शायद वो मिले ही नहीं कभी। इस तरह की काफ़ी व्यवस्थाएं रहीं, जिस वजह से आज पब्लिक के सामने सबको बैठना पड़ रहा है। और सच यह है कि जब कोरोना काल था, जैसे आज बीजेपी की बात की जाए, तो अगर बीजेपी वास्तव में अच्छा काम कर रही तो बुंदेलखंड तो बाद में आता, पहले तो झांसी आता। सर झांसी में हमारे यहाँ जब पानी बरसा तो हमारे इसी झांसी में रोड पे नाव चल गई। इस बात का प्रमाण है हमारे यहाँ के पत्रकार। रोड पे जब नाव चली, सारे गड्ढे साफ साफ दिखाई दिए। हमारे यहाँ बहुत सौंदर्यीकरण हो रहा है सर बीजेपी की तरफ से। हमारे यहाँ लक्ष्मी ताल है, आर्य तालाब है, कितना पैसा आया और कितना गया इसका कोई लेखा जोखा नहीं। हर साल बरसात के पहले खाली कराया जाता उसे, और बरसात पे यह कह के बंद हो जाता है कि वो पानी कुदरत की वजह से भर गया।
हमें सबसे पहले अपनी झांसी में अपने यूथ के लिए, अपनी पब्लिक के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपनी बेरोजगारी के लिए लड़ना चाहिए, जिसके लिए कभी ना भाजपा, ना बसपा, ना सापा और कोई भी आदमी ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे वास्तविकता में आपके पेट की भूख मिट सके। उसके लिए लड़िए आप। इस गंदगी में पड़ने से अच्छा है, क्योंकि लांछन तो हर उसमें है, ब्लेम हर पार्टी पे कर सकते हैं आप, लेकिन आपको अपना अस्तित्व संभालने के लिए स्वयं आगे आना होगा। अच्छा, ये हमारे पार्टनर हैं कू। हमने पूछा था वहाँ पे कि झांसी की सबसे बड़ी समस्या क्या है। 5 ऑप्शन थे, मैं उन 5 पर आप लोगों की राय चाहता हूँ। 31% लोगों ने कहा कि स्वास्थ्य संबंधी असुविधाएं बड़ी दिक्कत हैं। क्या किया है आपकी सरकार ने और आपकी सरकार ने और आपकी सरकार ने अपने अपने कार्यकाल में? सबसे पहले भाजपा। देखिए, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए जैसे कि हमें पता है कि पिछले 2 सालों से हम कोरोना महामारी से जंग लड़ रहे हैं, उसमें 100 करोड़ वैक्सीनेशन हमारी ही सरकार ने किया है। इससे पहले अगर आप जानें, जनता भी जानती है कि अगर इसकी जगह कांग्रेस सरकार होती तो वहां पर घोटालों की लाइन लग गई होती, जैसे कि बोफोर्स घोटाला रहे हैं, कॉमनवेल्थ घोटाला, जिसमें 100 करोड़ की जनसंख्या है, बहुत लंबी सूची है जिसकी मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ। स्वास्थ्य संबंधी सवाल, एक सेकंड भाई, मैं यहाँ बैठा हूँ आपके हिस्से के सवाल पूछने के लिए, हम भरोसा रखिए थोड़ा सा। सवाल ये है कि झांसी और बुंदेलखंड में स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के लिए क्या किया आपकी सरकार ने? कोरोना जैसी महामारी में फ्री वैक्सीनेशन करवाया गया है। वो तो केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने क्या किया यहाँ के लिए? मेडिकल कॉलेज में जितनी फैसिलिटीज हैं, पैरा मेडिकल में जितनी फैसिलिटीज है, ये सारी सरकार ही तो दे रही है जी। जब झांसी में सुशीला नैयर जी थी, उनके समय से जब हमारी सरकार, अभी माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने, तब तक 120 बेडेड हॉस्पिटल था मेडिकल में। माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने के बाद जब झांसी आए और पारीछा थर्मल पावर प्लांट से वो लौट रहे थे और अचानक मेडिकल चले गए, और वहाँ उन्होंने जाके औचक निरीक्षण किया, और वहाँ कुछ लोगों ने उन्हें बताई, मरीज जो वहाँ एडमिट थे, उन्होंने कहा कि साहब हमारे यहाँ पे पलंग की बहुत समस्याएं हैं, बेड नहीं मिल पाते। तो माननीय अखिलेश यादव जी ने वहीं नोट कराया कि 500 बेडेड नया अस्पताल मेडिकल कॉलेज में बनाया जाएगा, जो कंप्लीट हो गया। कोरोना काल में बड़ी सेवा उस हॉस्पिटल से हुई है, जो मेडिकल कॉलेज में 500 बेडेड, वो हमारी सरकार में माननीय अखिलेश यादव जी ने कंप्लीट किया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि अधूरा छोड़ दिया, अब आएगी तो अब फायदा होगा, लोगों को फायदा हो चुका, लोगों ने बहुत फायदा उठाया उससे। बसपा के शासनकाल में क्या हुआ? बसपा के शासनकाल में देखिए सौरभ जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हमारी बहन जी मुख्यमंत्री थी इस प्रदेश की, तो उन्होंने, आप उरई के जैसे रहने वाले हैं तो आपको भी पता है उरई मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसने कराई? बहुजन समाज पार्टी की सरकार में हुई, बहन कुमारी मायावती जी ने की। दूसरी चीज़ झांसी में बताना चाहता हूँ, झांसी में पैरा मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी बहन कुमारी मायावती जी के सरकार में हुई। और आप आगे चलें, 92 मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी बहन कुमारी मायावती जी ने की। तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि अगर बुंदेलखंड में चिकित्सा स्वास्थ्य के ऊपर अगर किसी ने काम किया है तो हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी ने किया है। कांग्रेस बसपा सरकार में एनआरएचएम घोटाला हुआ स्वास्थ्य के क्षेत्र में। अब आप एक बात समझो, अभी इन्होंने बोला दीदी ने कि कांग्रेस होती तो बोफोर्स हो जाता, ये हो जाता। अब एक बात तो, अभी आज जो देश की स्थिति है, पूरी एयरलाइन बिक रही। पहले तो समझ लो आप पीछे से कुछ होता होगा, अब तो खुलेआम दलाली हो रही है। आप चले जाइए पीएमओ में, वहाँ पे आपको दीजिए और सामने ले जाइए। एक उद्योगपति अभी मिलने गया प्रधानमंत्री से, एक दिन मिला, अगले दिन आप समझिए उसकी एयरलाइन को लाइसेंस मिल गया, जो कितने सालों से पेंडिंग था। इसको आप शुद्ध तौर पे खुला खेल फर्रुखाबादी नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? क्या कांग्रेस आधिकारिक रूप से ये इल्ज़ाम लगा रही है कि एयर इंडिया के विनिवेशीकरण में दलाली लिया दी गई? क्योंकि आपके, मैंने किसी राष्ट्रीय मंच पर इस तरह का इल्ज़ाम नहीं सुना है। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ अपनी पर्सनल कैपेसिटी में, और उसके लिए मैं आगे साक्ष्य प्रस्तुत करूँगा। हाँ, क्योंकि हम जब यहाँ पे कोई बड़ा इल्ज़ाम लगाएं किसी पे भी तो साक्ष्य प्रस्तुत हो, क्योंकि अभी साक्ष्य तो ये भी है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी वो चाहते थे कि एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट हो जाए। आपके टाइम पे नहीं हो पाया, बीजेपी अपनी पीठ थपथपा रही है, हमने कर लिया। देखिए, 2 तरीके हम लोग चाहते थे, तो वो भी करना चाहते थे ये अपना जीएसटी लागू। लेकिन आप समझिए, एक चाकू होता है, उससे जो डॉक्टर होता है वो किसी का इलाज कर देता है, उससे ही दूसरा आदमी होता है किसी की हत्या कर देता है। तो बीजेपी जो है वो हत्या करने का काम कर रही है। बताइए रुचि जी। देखिए, पहली बात तो ये कि निजीकरण में कोई गलती नहीं है। अगर हमें निजीकरण से लाभ मिल रहे हैं तो निजीकरण करने में कोई बुराई नहीं है। और रही बात एयर इंडिया को प्राइवेटाइजेशन करने की, तो वो एयर इंडिया को 1951 में नेहरू सरकार ने ही टाटा जी से लिया था, वो उनकी ही थी। ऐसा नहीं है कि वो सरकारी थी। आप सरकारी कंपनी बताइए जिसका निजीकरण किया गया हो।
नेहरू जी ने तो आज़ादी भी ली थी, तो आपके वो भी अंग्रेजों को वापस दे देंगे? वो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ही ली है, पूरी लड़के नहीं ली है। एक सेकंड, हाँ जी, क्या कह रही हैं? आ, वही मैं बता रही हूँ कि ये भी 99 साल की लीज पर ले पाए थे आप। अगर आप में इतनी कुब्बत थी तो पूरी आजादी लेते ना, उस टाइम क्यों आपने लीज पर ले ली? 99 साल की लीज पे? हाँ, ये जो आजादी हुई है ये 99 साल की लीज पर है। भारत कंप्लीटली आजाद नहीं है। एक सेकंड, अरे ये बहुत बड़ी बात कह रही हैं। 99 साल की लीज थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? जी हाँ, आप इतिहास के पन्ने उठाकर देखिए, उस टाइम पर जो ब्रिटिश सरकार में जो नेता थे, मैं बता रही हूँ। अरे सुन तो लीजिए पहले पूरी बात जी। जब स्वतंत्रता की बात चली और स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे, तो आदरणीय नेहरू जी और महात्मा गांधी जी जब आगे थे तो सरकार देना नहीं चाह रहा था ब्रिटिश क्राउन, और उन्हीं की ही शपथ ली गई थी, क्योंकि उस टाइम पे इलेक्शन नहीं हुए थे। नेहरू गांधी ने किसकी शपथ ली थी? ब्रिटिश क्राउन की शपथ ली थी, ना कि भारत के संविधान की शपथ ली गई थी। ये मुख्य प्रधानमंत्री पहले बन गए थे, 1951 में चुनाव हुए, उसके बाद फिर पार्टी बनी, तब जाके अपना संविधान लागू हुआ था। और ये उस टाइम पे आपको भी पता होगा, आज के प्रधानमंत्री जब शपथ लेता है तो वो भारतीय संविधान की शपथ लेता है। नहीं, वो लेकिन 99 साल की लीज, मैं बता रही हूँ, ये ब्रिटिश क्राउन ने भारत को 99 साल की लीज पर दिया हुआ है। ये कंप्लीटली आजाद नहीं है भारत, और ये भी कांग्रेस वालों की ही देन है जो है। एक सेकंड, मैं इसके तथ्य प्रस्तुत कर सकती हूँ आपको जी। अरे पूछने तो दो भैया। एक सेकंड। रुचि पाठक भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रवक्ता लल्लन टॉप अड्डे के मंच पर ये कह रही हैं कि हमें बरतानिया हुकूमत से, ब्रिटिश क्राउन से 15 अगस्त 1947 को जो आज़ादी मिली है वो 99 साल की लीज पर है। कहाँ लिखा है ये? मैं आपको प्रस्तुत, आप मुझे समय दीजिए, मैं आपको साक्ष्य प्रस्तुत कर दूंगी। क्योंकि ये अगर इतनी बड़ी बात है, जी, ये तो बिल्कुल। आज तक किसी प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र नहीं किया, ना भाजपा के, ना कांग्रेस के, ना दूसरे दलों के, किसी संविधान विशेषज्ञ ने इस बात का जिक्र नहीं किया, ब्रिटेन ने इसका जिक्र नहीं किया, भारत ने नहीं किया। हालांकि कुछ यूट्यूब के वायरल वीडियोस में कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा जोड़ के ये थ्योरी चलाई जा रही, पर इसका कोई साक्ष्य नहीं है। तो आप समय दीजिए ना, इसको प्रस्तुत किया जाएगा। चलिए ठीक है। गौरव जी, मैं आप कहना चाहता समझिए, हूँ पूरे एजुकेशन स्ट्रक्चर को ऐसे ही बर्बाद करा जा रहा, पूरे एजुकेशन स्ट्रक्चर को। इनके प्रधानमंत्री जी दोबारा भारत देश को गुलामी हम की तो बंदियों में आजादी का दिखाना अमृत चाहते हैं। महोत्सव तभी मना रहे हैं, तभी 75 साल का। तभी हमने तो तो ये कभी कह नहीं रही है सुना। कि 99 साल जी। की लीज पे आजादी सावरकर दी। क्या कर रहे थे अगर आजादी नहीं मिली? दीनदयाल उपाध्याय का नाम लेते, काहे के लिए इतने बड़े बड़े 70 उनके साल के बैनर पोस्टर विकास लगा का रहे 7 साल का विनाश हावी हो गया है आज। जी संदीप सरावगी जी। सर खैर हम तो सेटिस्फाई नहीं है बहन जी की बातों से। हम भी पूरी जिंदगी में पहली बार सुन रहे हैं ये बात कि 99 साल की लीज पे हम लोग को आज़ादी मिली। ये वैसी इंटरनेट थ्योरी है जैसे कि बिन लादेन जिंदा है। अभी हम लेकिन वो बहन जी कह रही कि वो साक्ष्य देंगी, तो हमें इंतजार करना चाहिए। जी बताइए संदीप जी। सर मैं सबसे, स्वास्थ्य, एक सेकंड, बुंदेलखंड में स्वास्थ्य सुविधाओं का मुद्दा। अगर हमारे यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत अच्छी होती तो लाशों के ढेर नहीं लगते सर, क्योंकि हमारे यहाँ जो शमशान घाट है उसमें लाश जलाने के लिए जगह नहीं थी। तो इसी बात से हम लोग समझ सकते हैं कि स्वास्थ्य सुविधा क्या थी हमारे यहाँ। स्वास्थ्य सुविधा में आप जिस देश को सबसे ज्यादा अग्रणी मानते हैं, वहाँ पर भी देख लीजिए लाशों के ढेर, वहाँ पर भी ऐसा कोरोना नहीं काल है, में। ऐसा नहीं है बहन जी। ऐसा ही है। अगर आप लोग डोनाल्ड चाहते, ट्रंप ने हाथ खड़े आप कर हमारी दिए बात थे, क्योंकि सुनिए। वो नहीं, अगर वहाँ स्वास्थ्य सुविधा इतनी अच्छी थी तो पैरासिटामोल आप भारत से एक आयात जगह करने पे की रोक जरूरत इसलिए क्या है पड़ी? सर कि अगर यही स्वास्थ्य जो सुविधाएं दी जा रही थी, एक कमरे के अंदर 6 मरीज लेटा दिए और व्यवस्था ना उनके घूमने की ना कहीं, उन्हीं के बगल वाला आदमी मर रहा था, हर 1 घंटे में एक मौत हो रही थी। अगर इसी चीज को अपन लोग जो बनाई हुई मंडी में एडजस्ट करते तो शायद ये लोग बच सकते थे, घूम सकते थे। क्योंकि जो मौतें हुई हैं वो 92% मौतें अपने खुद के भय से हुई हैं। बीमारी तो बाद में काम में आई, 20 लाख सही करोड़ इलाज ना मिलने से करोड़ हुई है। राहत पैकेज कहाँ गया? अच्छा दूसरा ऑक्सीजन प्लांट बनाया गया है, ललितपुर मेडिकल कॉलेज बनाया सर, गया है, राहत पैकेज नहीं ऑक्सीजन मिला है, प्लांट जमीन के लिए स्तर पर है। मैं मैं जानना संदीप चाहता हूँ, यहाँ सरावगी। जो जनता बैठी है, 20 लाख करोड़ के पैकेज में किसी को कोई राहत मिली है क्या कोरोना से? नहीं, ऑक्सीजन बताइए। प्लांट के लिए सर, ये बैठी हुई है एक- भारतीय जनता पार्टी की ऑक्सीजन- प्रवक्ता है, ये बताइए, जवाब दें। ऑक्सीजन प्लांट के लिए पूरी झांसी में मैं पहला शख्स हूँ जो माननीय अंदरवासी डीएन साहब के यहाँ अपनी बात लेके गया था कि मैं ऑक्सीजन प्लांट डाला। जिस समय पब्लिक की आंखों में आंसू थे, उस समय पहला ऑक्सीजन प्लांट संदीप सरावगी लेने गया था। लेकिन हमें जमीन झांसी में उपलब्ध नहीं कराई गई थी। हमसे कहा गया था यहाँ से 100 किलोमीटर दूर हम तो आपको जमीन देंगे। तो हमने उनसे ये कहा था कि जब कोरोना चरम सीमा पर है, हर दिन, हर 1 घंटे, हर 1 सेकंड में हम मौत देख रहे हैं,
तो मैं 100 किलोमीटर दूर पर डे जाना आना कैसे संभव होगा? और इसी बात को लेके ये बात खत्म कर दी गई थी झांसी में। अच्छा, ये एक सेकंड अभी आएगा। देखो ऐसा है ना कि अभी नेता बनोगे तो तब माइक नहीं मिलेगा, अब देख लो कब बनना है नेता। दूसरी समस्या जो इस सर्वे में आई, 30% लोगों ने कहा पानी की समस्या बुंदेलखंड की बहुत समस्या। अभी मंच पे बैठे थे पिछले सेशन में, सर पिछले सेशन में विद्वान बैठे थे, बड़े गर्व के साथ हम लोग दिल्ली में सब जगह अपना परिचय देते हैं कि साहब हम बुंदेलखंड से हैं, पानीदार यहाँ का पानी, आग यहाँ के पानी में, पानी ही नहीं है, पानी ही नहीं है। सर सारी व्यवस्थाएं हैं हमारे यहाँ, खनिज हमारे यहाँ है लेकिन बेरोजगारी है, पानी हमारे यहाँ है लेकिन पानी की व्यवस्था हम लोगों के लिए नहीं है, बिजली हमारे यहाँ पैदा होती है लेकिन वापस लौट के आती झांसी वालों के लिए। ये सारी अर्थव्यवस्थाएं जो धूमिल कर रही हैं, इसीलिए ये बुंदेलखंड राज्य की मांग की जा रही है। अच्छा जी, तो ये बताइए कि ये जो पानी की समस्या है और बुंदेलखंड के वाटर रिसोर्सेज का प्रॉपर मैनेजमेंट है, ये किसी एक सरकार या एक बरस की तो बात होगी नहीं। भाजपा से पूछेंगे क्योंकि ये सत्ता में है तो सबसे ज्यादा जवाबदेही इनकी है। सपा, बसपा और कांग्रेस के समय में यहाँ के वाटर रिसोर्सेज के लिए क्या किया गया? हमारे यहाँ पानी की बिल्कुल कमी नहीं है। जब यहाँ बारिश हो 2 घंटे, तब आप आके देखिए शहर में बड़े बाजार सर से मैं शहर नहीं बुंदेलखंड की बात कर मैं रहा हूँ। झांसी की बात कर लूं 1 मिनट। बड़े बाजार से लेके यहीं से जीआईसी लेने का तक इतना इतना पानी भरा रहता है रोड पे। अच्छा। तो पानी की कोई कमी नहीं है हमारे यहाँ। दूसरा, हमारे झांसी में पानी नहीं आता गर्मियों में, बहुत परेशानी रहती है। लोग रात में 1-1, 2-2 बजे टैंकर जाते हैं, महिलाएं हमारी बहनें लाइन लग के पानी भरती हैं, जबकि झांसी के चारों तरफ लगातार डैम है। यहाँ बेतवा है, पारीछा के पास माता टीला है, यहाँ झांसी में भी है, लेकिन सेंट्रल में भी इनकी गवर्नमेंट है और स्टेट में भी लगभग कंप्लीट करने जा रहे हैं। पैकेज बड़े बड़े दिए, वादे बहुत बड़े बड़े किए, लेकिन काम कुछ नहीं किया। आपकी सरकार के दौरान क्या किया गया पानी के लिए? हमारी सरकार के जब हमारी सरकार थी तो माननीय अखिलेश यादव जी ने टंकियाँ बनवाई थी पानी के लिए, और किसानों को टंकियाँ बनवाई थी किसानों गाँवों के लिए, और किसानों को पानी देने के लिए उन्होंने नहरें खुदवाई थी छोटी छोटी। उसके बाद एरच में बड़ा डैम बनाया था जो 600-700 करोड़ का ओपनिंग हुई थी, काम शुरू हो गया था। जैसे ही बीजेपी गवर्नमेंट आई इन्होंने रोक दिया, क्योंकि ये किसानों के, नौजवानों के और छात्रों के बड़े विरोधी हैं। और एक छोटी सी बात और आपसे करना कि अभी हमारी बहन ने जो कहा था कि जो हमें आज़ादी मिली है 99 साल की लीज पे, इनकी इस बात पर आपको शक नहीं करना चाहिए। शक इसलिए नहीं करना चाहिए कि दुनिया की सबसे बेहतरीन, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है, उससे इन्होंने पढ़ाई की है। और अभी इन्होंने शुरुआत में रोजगार पे भी बोला था कि सारे लोगों को नौकरियां नहीं मिल सकती। आप बताइए, एक मुख्यमंत्री, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश है हमारा उत्तर प्रदेश, उसके मुख्यमंत्री मंच पे बैठ के, आपका एक बड़ा चैनल था, शायद आज तक था या एनडीटीवी था, उस मंच पे बैठ के उन्होंने कहा था कि हमारे पास नौकरियां हैं, लेकिन उन नौकरियों को करने योग्य नौजवान उत्तर प्रदेश में नहीं है। ये उनका ऑफिशियल बयान था योगी आदित्यनाथ जी का। तो अब आप लोग आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि नौकरियां जो बात हमारी बहन ने पानी की। का मुद्दा बुंदेलखंड, देखिए बुंदेलखंड बहुत बड़ा इलाका है, हर जगह में अलग अलग चीज़ें हैं। जो जगह अपने नहर के पास है वहाँ पर अलग सलाइनिटी की प्रॉब्लम आ जाती है कि सलाइन हो रहा है सॉइल वहाँ पे। उसके लिए वहाँ पर इजराइल से 2013 में मुझे याद है टीम भी आई थी जिन्होंने मॉनिटरिंग करी थी कि जो अपना ये सर्किल वाला जो अपना फार्मिंग होती है उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए, ड्रिप इरिगेशन के ऊपर बड़े बड़े पैकेज आए। लेकिन बात वहीं अटकती है कि आप समझिए कि पैसा केंद्र से आता है, ठीक है, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए बहुत पैसा दिया गया, 750 करोड़ रुपए शायद इशू करा था। बात आती है इम्प्लीमेंटेशन की। या तो ऐसा हो कि सारा फेडरल स्ट्रक्चर तोड़ के अभी जो काम है वो अभी भाजपा कर सकती है अगर चाहे, क्योंकि केंद्र में भी उनकी सरकार है, मध्य प्रदेश में भी उसकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी है, लेकिन वो नहीं कर रहे क्योंकि इनके अंदर इच्छा शक्ति नहीं है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, झांसी में पानी की जो बात करते हैं शहर की, शहर में आप समझिए इतनी बड़ी डिस्पैरिटी है, जहाँ भाजपा को वोट मिलता है, आप समझिए सिविल लाइंस में पानी आएगा पूरे टाइम, गुमनावारा में नहीं आएगा, 9 नंबर पे नहीं आएगा, पुलिया नंबर 9 पे नहीं आएगा, अलीगोल पे नहीं आएगा। ये वहाँ पर जातिवाद करते हैं, आप समझिए पानी के ऊपर इतना बड़ा युद्ध हुआ, जहाँ पे देख के दिया जाता है। अब सारे प्रिविलेज इलाके हैं, वहाँ पर जाइए पानी की कोई कमी नहीं हुई, यहाँ पर आप जाइए कोई पानी की कमी नहीं हुई। आप वहीं पे थोड़े से जो गरीब तबके के लोग हैं, जहाँ पर गली कूचों में लोग रहते हैं, वहाँ पर आप समझिए रात में 2-2 बजे लोग टैंकरों से पानी भरने जाते हैं। तो एक और लाइनें सेम डली हैं, लाइनें अलग नहीं हैं,
पानी जानबूझ के रोका जाता था, पानी जानबूझ के ऐसे इलाकों में नहीं दिया जाता था जहाँ से उन्हें वोट नहीं मिलता। और ये इस बात का आप किसी से भी पूछ ले जो रहता हो वहाँ पे। जी रोहित जी। देखिए सौरभ जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहन कुमारी मायावती जी की सरकार में उन्होंने पानी की व्यवस्था के लिए माननीय श्री कांसीराम जी शहरी समग्र जब विकास बाकी योजना लोग के सोच रहे हैं कि अंतर्गत अच्छा नोट्स ला सकते थे, हम लोग भी ले आते। जी हमारी बताइए। बहन कुमारी मायावती ने जो भी अपने कार्यकाल में जो भी विकास कार्य किए, मैं सारी सूची लाया हूँ। अच्छा जी। जी भैया चीटिंग है जो। हम लोगों ने काम चीटिंग इतने है। किए ये कि कोई नोट्स चीटिंग की नहीं। जरूरत नहीं है, हमें याद रहता है। चलिए बताइए। हमने इतने ज्यादा काम किया कि हमें याद नहीं रहता है। आपने बहुत कम काम किया इसलिए आपको याद रहता है। हमारी बहन कुमारी मायावती जी ने तो प्रदेश में विकास की झड़ी लगा दी थी, इसलिए हमको याद नहीं रहता है। असल इसलिए हमको में नोट नोट्स लाना इसलिए पड़ता है। लाना पड़ते हैं कि कौन सा काम हमने किया, कौन सा यार दूसरे क्या ने बताओ, अबे दो जने लड़ रहे, 2 साल पहले 19 में चुनाव होते तो सल्ली मुल्ली से ठाड़े होते हैं। तब कह रहे थे तुम बढ़िया तुम बढ़िया, अब एक दूसरे की चीजें इधर करवे में लगे हो। बताओ। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहन कुमारी मायावती जी ने मान्यवर श्री कांसीराम जी शहरी समग्र विकास योजना के अंतर्गत पूरे प्रदेश में 20,300 निजी नलकूपों का उच्चीकरण का कार्य किया। बुंदेलखंड के झांसी जनपद के गांव-गांव में टंकियों का निर्माण कार्य किया, जिससे कि पानी की व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्र के अंचल को मिल सके और उनकी प्यास बुझ सके। पीछे से पब्लिक चिल्ला रही और अपनी मूर्तियां बनवाई। हाँ, मूर्तियां भी बनवाई हैं और विकास कार्य भी किया है। आज जो मूर्तियां बनवाई हैं, आज जो आपने देखा कि अंबेडकर पार्क बनवाया गया है, आज वो एक विश्व स्तर का पार्क है। हमारी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्रीज जो स्विट्जरलैंड जाती थी शूटिंग करने के लिए, आज वहां पे आके शूटिंग कर रही है। इससे राजस्व को उत्तर प्रदेश सरकार को फायदा मिल रहा है। अच्छा, तो वो बॉलीवुड के लिए बनवाया था पार्क? नहीं, बॉलीवुड के लिए नहीं बनाया था, पूरी जनता के लिए बनाया था। जनता आ रही है, घूम रही जनता है। के लिए पार्क जी, जी। बनवाया। जी ये एक सेकंड, अभी बस ऑडियंस के लिए आने वाले हैं सवाल। हाँ अरे एक हम तो बोलना पहले। ये कू ऐप पर 2 सवाल पूछे गए हैं, तो हमने आप लोगों के लास्ट सेशन के लिए बचा के रखे थे। जय रघुवंशी ने पूछा है कि उत्तर प्रदेश में रोजगार के लिए सबसे ज्यादा पलायन बुंदेलखंड से होता है, ये कब रुकेगा? सर रोक सकते हैं हम अकेले। आपको बता दें 4200 आदमियों को रोजगार दिए हैं हम अभी, और उसके बाद अगर हमारे साथ हमारा परिवार, हमारी झांसी की जनता साथ देती है तो ये रोजगार और भी दे सकते हैं। हमें लगी कि है टिकट ना मांगने लगे। टिकट तो सर अभी हम मांगे ही नहीं। नगर तो पालिका जनता लड़ेंगे सेवा कि करने के लिए विधानसभा, ये निकले। तो बता दीजिए। सर ये सब पब्लिक के हाथ में है। पब्लिक कह रही विधानसभा। अच्छा जब बता दो कौन कौन सी पार्टी में सीवी जमा करो है? सर अभी कहीं नहीं किए हैं? झूठ ही नहीं बोलो, देखो 3-4 महीना में जय पब्लिक के बीच जाने क्लिप घूम है। नहीं सर अभी कुछ नहीं किए हैं। अभी कोई फैसला नहीं लिए हैं सर। चुनाव लड़ो। नहीं अभी चुनाव लड़ना है ये भी फैसला नहीं किए हैं। खुला जवाब। अभी तो जनता सेवा के लिए बाहर निकले हैं हम। सेवा के लाने बाहर निकले। विधायक बन के भी की जा सकती है। सर विधायक बन के ये है कि जैसे अभी आप एक चौराहे पर ट्रैफिक हटा रहे और डंडा लेके भी हटा रहे और सही काम कर रहे हैं, तब भी पब्लिक आपको नोट लेती है, आपके लिए गलत बात कर सकती है, लेकिन जब स्टार लग जाते हैं तो पूरी पब्लिक आपका साथ देने लगती है। इसलिए हो सकता है कि शायद आप सही कह रहे हैं। अच्छा जी, सलमान सोच रहे हमारी पार्टी से तो नहीं आ रहा ये। जी बताइए, पलायन कैसे रुकेगा? अभी हमारी बहन ने कहा था कि निजीकरण के बहुत सारे फायदे हैं, उसमें ये भी बड़ा फायदा है जिसमें पलायन होता है। जब यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगेंगी, फैक्ट्रियाँ लगेंगी गवर्नमेंट की तरफ से, उस पब्लिक को रोजगार मिलेगा। लेकिन जब प्राइवेटाइजेशन होगा, प्राइवेट कंपनियां आएंगी तो वो इन लोगों को थोड़ी रखेंगी, वो बाहर से लोगों को लेके आएंगी। कहाँ बाहर से? वो एजुकेटेड लोगों को लाएंगी। बुंदेलखंड का युवा एजुकेटेड नहीं है क्या? मान लीजिए पारीछा थर्मल पावर प्लांट है। हाँ। पारीछा थर्मल पावर प्लांट में आसपास के लोगों को लगातार रोजगार मिल रहा है। उसमें जो नौकरी में भी लोग हैं वो भी लगभग बुंदेलखंड के हैं। लेकिन अगर वो प्लांट हम अदानी या रिलायंस को दे दें तो फिर वो वहाँ के लोगों से काम नहीं कराएगा, वो सारे लोग बाहर से लेके आएगा। अगर ऐसा आप कराएंगे ये तो नहीं- झांसी में फैक्ट्री भी नहीं रहेंगी। अगर नहीं, पर आप ये कह रहे हैं अगर प्राइवेट, एक तरफ आप चाहते हैं कि प्राइवेट प्लेयर्स आके इंडस्ट्रीज लगाएं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे तो यहाँ के लोगों को नहीं होगा। नहीं, जब गवर्नमेंट की चीज प्राइवेट भी लगाएंगे, गवर्नमेंट के प्लांट्स भी लगे रहेंगे, रोजगार मिलता रहेगा लोगों को। जब हम गवर्नमेंट के प्लांट ही नहीं लगाएंगे, हटा देंगे, तो वो फिर अपने हिसाब से बाहर से लोगों को लाएंगे जो ट्रेंड लोग होंगे। जी देखिए, उद्योगीकरण की ज़रूरत है बुंदेलखंड में, और उसके लिए निरंतर, जैसे पहले पारीछा थर्मल पावर प्लांट लगा था, कांग्रेस ने 1960 के दशक में लगाया था।
उसके बाद से निरंतर कांग्रेस की ये रही है। अब जैसे 2004 से लेकर 2014 तक के बीच में बताऊं, रेल कोच फैक्ट्री लगी थी, रेल नील फैक्ट्री लगी थी झांसी में। उसके बाद BHEL उससे पहले लगा था। तो इन तमाम बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज, हैवी इंडस्ट्रीज आई थी, उनसे लोगों को रोजगार मिलता था। लेकिन आज देखिए, आज BHEL के 5000 लोग प्रदर्शन कर रहे हैं DM ऑफिस के सामने कि हमें निकाला जा रहा है। हमारे झांसी में सूती मिल कांग्रेस समय पे ही खत्म हुई थी। रानीपुर टेरिकोट का काम कांग्रेस समय पे ही खत्म हुआ था। हमारा BHEL भी कटघरे में आज भी खड़ा हुआ है, जहाँ पे रोजगार की आवश्यकता है। 1200 लोग वहाँ पे अनशन किए थे। बताइए भाई साहब, आप उपलब्धियां गिना रहे थे, उन्होंने ये भी बता दिया क्या क्या बंद हुआ आपके समय में। तो भाजपा के लिए CV पक्की है, हम बताएं आपको। देखिए, अच्छा, कांग्रेस के समय में, मैं 2004 से 14 तक की बात कर रहा हूँ। ये जो बात कर रहे हैं, ये 1980 और 90 के दशक की बात कर रहे हैं। उस टाइम में पैदा तो हुआ नहीं था, भाइया होंगे शायद, तो मुझे पता नहीं। लेकिन मैंने जो जो चीजें देखी है मेरे सामने, वो मैं आपको गिनवा सकता हूँ। आप पलायन के मुद्दे पे, आप पलायन के मुद्दे पे मैं बता रहा हूँ। देखिए, पलायन का जो मुद्दा है वो सिर्फ औद्योगिकरण से रोका जा सकता है। 2019 में मैं बताऊं, शायद जो भी प्रेजेंट में सांसद हैं, उन्होंने बड़े बड़े वादे करे थे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट करेंगे। उनकी वीडियो क्लिप भी है बुंदेलखंड में, ऑर्गेनिक फार्मिंग के द्वारा कितने लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। अभी तक एक भी प्रोजेक्ट नहीं आया। एक बार सिर्फ वो किसी ने स्ट्रॉबेरी उगा ली घर पे, तो उसका प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ ने उसको ट्वीट कर दिया। उसके अलावा कोई भी ऑर्गेनिक फार्मिंग का बड़े स्केल पर कहीं पर भी कुछ हो नहीं रहा है। दूसरी बात जो है, जैसे बुंदेलखंड राज की भी बात करते हैं, पलायन मुद्दा अभी हाँ। पलायन का है। पलायन रुकेगा। पलायन रोकने में अगर कोई काम हो सकता है तो बुंदेलखंड राज्य बनने के बाद ही हो सकता है। तो क्यों नहीं बनवाया आपने राज्य? हमने पूरी कोशिश करी थी, यहाँ पे उस टाइम सरकार ने नहीं करा। और मध्य प्रदेश में जो बीजेपी की सरकार थी, उसने उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। अरे यार, अबे थोड़ी देर पहले सब इतिहासकार बैठे, बोले 55-56 में खारिज कर दो। 55-56 में राज्य नहीं था, 55-56 में एजेंसी थी, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन यूनियन से पहले की बात है। हाँ, और फिर जब पुनर्गठन हुआ तो नहीं माना। 2011 में बहन कुमारी मायावती जी ने प्रस्ताव बना के भेजा था, तब तत्कालीन कांग्रेस तब क्यों नहीं पारित किया? मध्य प्रदेश ने खारिज कर दिया। तत्कालीन सरकार चाहती तो टाइम बुंदेलखंड राज का विकास। जो पृथक बुंदेलखंड राज्य वाले थे, वो बोल रहे थे तो तेलंगाना पे भी आंध्रा वालों ने खारिज किया था, पर आपने बनाया ना। लेकिन वहाँ एक राज्य के अंदर से बनना था ना, 2 राज्यों के अंदर से नहीं बनना था। तो यहाँ से प्रस्ताव था, यहाँ से प्रस्ताव था, वहाँ मना कर रहे थे, आप केंद्र से बना देते। हम कुछ भी कर देते। वहाँ पे योगी जी वो चिल्लाते थे अपने, क्या बोलते, मोदी जी, योगी जी कहाँ थे? फेडरल स्ट्रक्चर। हम लोग हमेशा फेडरल स्ट्रक्चर को मान के चलते हैं, इसलिए आपने नहीं बनाया। इसलिए हम ये कह रहे हैं केंद्र में इनकी सरकार थी, ये चाहते तो बन जाती, लेकिन इनकी इच्छा शक्ति ही नहीं थी। आप 7 राज्यों का बुंदेलखंड मानते हैं? 7 राज्यों के 7 जिलों के बुंदेलखंड को मानेंगे या पूरा बुंदेलखंड चाहिए? बताओ। नहीं, पूरा बुंदेलखंड चाहिए हमें। तो फिर कैसे हो जाएगा? बताइए जी। जब आप केंद्र में आपकी सरकार थी और राज्य में भी इनकी मोदी जी की सरकार नहीं थी, फिर आप मोदी जी की नीतियों को क्यों मान रहे थे कि मोदी जी फेडरल स्ट्रक्चर कहते हैं, इसलिए हम फेडरल स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे थे? क्योंकि हम डेमोक्रेसी में उस विश्वास टाइम पे मोदी करते जी ने हैं। आपको कौन सा ज्ञान दे दिया था? आपने कहाँ से ज्ञान ले लिया था मोदी जी से? हम बता तो रहे, हम लोग डेमोक्रेसी में विश्वास रखते ये हैं। कू पे और सवाल आया था, शुभ का पानी की कमी से कब तक जूझता रहेगा बुंदेलखंड, पर ये हम ऑलरेडी पूछ चुके हैं। अब ऑडियंस की बारी। अच्छा देखो, एक सेकंड, हम तीन फॉर्मूला है सवाल पूछने के, 3 फॉर्मूले हैं सवाल पूछने के। अगर उन 3 फॉर्मूलों का पालन करेंगे तो सवाल के लिए माइक आपके पास आएगा। पहला फॉर्मूला यही है कि ऐसे उचक उचक के नहीं पूछना है, नहीं आएगा। कई लोगों को लग रहा है कि वो चिल्ला के एकदम से ध्यान आकर्षित करेंगे तो माइक उन तक आ जाएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो माइक के आपके पास आने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी, पहली चीज। ठीक है, सो वी विल टेक केयर ऑफ द इक्वलिटी। हम लोग, लड़कियां यहाँ बैठी हुई हैं, धैर्य से उनसे भी सवाल लेंगे, नौजवानों से भी सवाल लेंगे। बुजुर्ग भी हैं क्या? अच्छा, बुजुर्ग तो दाएं बाएं देख रहे हैं। प्रणाम माता जी। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब लल्लन टॉप के किसी भी कार्यक्रम में बुजुर्ग आते हैं। नमस्ते काका। तो हैं, हमने तो आत नहीं कर दी थी, लेकिन तब तुम कहूं टेसू बने टहल रहे थे, जैसे तुम्हें पता नहीं है। दाऊ के सिखा रहे कैसे मंच पे बोलने। चलिए, सवाल पूछने के लिए हमारे साथी माइक के साथ कहाँ कहाँ मौजूद हैं? एक ये मौजूद हैं, दूसरे वो मौजूद हैं, और माइक कहाँ है? अच्छा, बे कह रहे हैं हम मौजूद। आ रहे माइक वाले साथी तीसरे कहाँ हैं? नहीं, एक तो ये हो गए, दूसरे वो हो गए, और तीसरे, अच्छा तीसरे यहाँ। तो आप थोड़ा सा इधर आ जाइए, इस तरफ आ जाइए। चलिए, पहला सवाल ये कुली एसोसिएशन से भाई साहब आए, इनसे, इनको दीजिए। हाँ जी। अच्छा, तो कब भाजपा के समर्थक जब देश के नागरिक नहीं है का?
कमाल है यार, पूछो नाम बताइए। गोलू ठाकुर, अभी हाँ। पता चल जाएगा। अरे होते भैया होते वापस- भाई साहब, होते होते बात विवाद नहीं करो, सवाल पूछो मुद्दे पे। हमारा जो सवाल अपनी जो प्रोग्राम था आज वो बुंदेलखंड राज्य पे था। इन सब ने मुद्दे भटका दिए। ठीक है, मैं रुचि जी आप ही से क्वेश्चन करता हूँ। ठीक है, मैं आप ही से क्वेश्चन कर रहा हूँ क्योंकि आप जिस कॉलेज में स्कूल में पढ़ी हैं उसमें हम भी आपके साथ थे। ठीक है, तो सवाल पूछो। सवाल ये है कि इनके जो सांसद महोदय जी हैं, इनके पास गरीबों से मिलने के लिए कभी समय नहीं रहता। बुंदेलखंड राज्य क्या बनवाएंगे वो? ठीक है, और सवाल एक चीज और, नहीं, एक नहीं, चीज और, बस- बस ये- सर एक नहीं, चीज नहीं, और, नहीं, एक चीज, एक सेकंड। और हमारे संदीप भैया बैठे हैं, इन्होंने झांसी के 200 कुलियों को 1000 प्लॉट देने का वादा किया है, वो भी फ्री। तो ये सांसद नहीं कर सकते, एक समाज सेवी आदमी कर रहा है। और तीसरी बात कि हम उन्हीं संदीप भैया के साथ आए हैं उनका टेम्पो हाई करने के लिए, इसीलिए सवाल पूछे ना, इसलिए मैं ये कह रहा हूं ना, ऐसे नहीं। हाँ, अरे मजदूर किसी का संग हो तो कोई गुनाह नहीं है ना भाई। बताइए आपके सांसद उपलब्ध नहीं रहते हैं? आपने कितनी बार सांसद जी से मिलने का प्रयास किया है, कब नहीं मिले हैं वो आपको? हमारा तो मुख्यमंत्री भी जनता दरबार लगाता है जहां वो जनता को बिठालता है, खुद खड़े होकर उनकी समस्याएं सुनता है। इसीलिए नहीं, आप कोई सवाल जवाब थोड़ी डिबेट थोड़ी हो रही है यार, फिर सब लोग सवाल जवाब ही करने लगो। बैठे रहो, बैठे रहो। आप कह रहे हो कि आपके सांसद उपलब्ध हैं? जी। अच्छा जी, चलिए पीछे पीछे वो ये अब ले खुद ही पीछे देखने लगे जिनको नंबर आओ, दे दीजिए इनको माइक। हाँ हेलो पूछे। सर, मेरे इतने सारे लोग बैठे हैं। मैं नाम बताइए अपना। अनमोल पांडे। अनमोल, पूछिए। सर, इतने सारे लोग बैठे हैं, मुझे ये पूछना है कि सरकारी नौकरी में आजकल संविदा प्रथा क्यों चल रही है? जी बताइए, बहुत बढ़िया सवाल। आपकी सरकार रही, आपकी सरकार और अभी आपकी सरकार है। ये ठेके पे भर्ती संविदा ये क्यों है बताइए भाई साहब, कौन बताएगा? अभी कोई नहीं बोल रहा है, अभी कोई नहीं बोल रहा। देखो ये तो सलमान जी बता पाएंगे क्योंकि ये सिस्टम समाजवादी पार्टी सरकार में शुरू हुआ, संविदा पर भर्ती। बताइए भाई साहब। हमारी बहन कुमारी मायावती अरे को बोलो नियुक्ति तो। करके कार्य किया है। देखो बोले ही नहीं रहे। केंद्र एक सेकंड पहले उनको बोले। हमारे यहाँ अरे एक सेकंड, हमारे यहाँ संविदा का सिस्टम शुरू नहीं हुआ, बल्कि संविदा वालों को पक्का करने का संविदा काम आपके समय में भी था, मुलायम सिंह जी ने शुरू आपके किया। समय में भी था। नहीं था, लेकिन शुरू नहीं किया हमने। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं हमने चालू नहीं करो, बस आगे बढ़ाओ। लेकिन नेताजी के समय पे भी और माननीय अखिलेश यादव जी के समय पे भी और अभी भी जो घोषणा की गई है, जो संविदा वाले लोग हैं उनको पक्का करेंगे, हम निकालेंगे नहीं नौकरी से। नहीं देखिए, अभी सवाल ये है, आप चारों प्रमुख राजनीतिक दलों के लोग बैठे हैं। हाँ, AIMIM के भी बैठे हैं, आएंगे आपके पास। ये संविदा देखिए, एक चीज तो होती है कि मजलिस लूटने के लिए, महफिल लूटने के लिए कोई बात कह दी, ताली पिट गई। या तो आप सीधे सीधे बताइए कि सरकार अपने खर्चे लगातार घटाना चाहती है, कंप्यूटर आ गए हैं, उतने मैन पावर की जरूरत नहीं है, इसलिए हम धीमे धीमे कर्मचारी घटा रहे हैं। या तो आप ये बोलिए, पर ये तो आप लोग स्वीकारते नहीं है मंच पे। क्या वजह है इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट रखने की? संविदा का जो सिस्टम है वो पुराना है। अब नई जो भर्तियां उसमें संविदा इनके भर्ती समय नहीं का है, हो रही किसके समय का है? अब वो कांग्रेस या बीजेपी कांग्रेस, बताओ भाई कांग्रेस। देखिए, संविदा के जो काम है अधिकतर एडहॉक बेसिस पे जो होते हैं वो राज्य सरकार के उसके अंतर्गत होते हैं। केंद्र सरकार के जितने भी काम रहते हैं वो मोस्टली परमानेंट रहते हैं, लेकिन अभी उनको भी एडहॉक बेसिस पे लाया जाता है। मोस्टली रहते हैं। अभी संविदा के काम शुरू क्यों होते हैं? शॉर्ट टर्म का कोई काम है उसके लिए संविदा के काम शुरू होते हैं, जो टेक्निकल रीजन है। दूसरी बात जो आपने बोला कि रोजगार बढ़ाने के लिए कांग्रेस का प्रयास हमेशा रहा, इसलिए हमने नरेगा का लॉ लाए थे। जिसका नरेंद्र मोदी ने संसद के पटल पे खड़े होकर बोला था कि ये जो चीज है इसका। एक सेकंड। ये माहौल खराब मत करिए ऐसे। एक सेकंड भाई साहब, भैया, भाई साहब, एक सेकंड क्या? अरे एक सेकंड भैया, इधर देख लो भाई साहब, भैया एक सेकंड। नाम क्या है आपका? अरे अमित जी, अरे भाई साहब इधर, भैया एक सेकंड। किसी व्यक्ति को, आई रिपीट, इस देश के किसी भी व्यक्ति को किसी भी दूसरे व्यक्ति से देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगने का अधिकार नहीं है, ठीक है? आप किसी भी धर्म के मानने वाले हो सकते हैं। हमारे पुरखों ने जब संविधान सभा में बरसों बहस की
तो ये, अरे बोल तो रहा हूं ना यार, तुम्हारी बात तो कह रहा हूं यार। बहुत आसान है किसी भी सभा को बर्बाद करना, पर उससे नुकसान आपका होगा यार। किसी को भी अधिकार नहीं है इस देश में किसी से भी सर्टिफिकेट मांगने का या बोलो करने का। जिसको ये गुंडई करनी है बाहर जाके करे, ठीक है? किसी को अधिकार नहीं है। इस देश का नागरिक हर राष्ट्रीय त्योहार पर इस देश के झंडे, इस देश के संविधान और इस देश के प्रति वफादारी की, देशभक्ति की शपथ लेता है। और कोई इसकी जरूरत नहीं। आपकी जो राजनीति हो वो अपने तक सीमित रखिए। सोशल मीडिया पर इस तरह की चीजें बहुत फैलती, कोई इसका मतलब नहीं है यार। अब इतने अच्छे से झांसी के लोग बात कर रहे थे, तो देख लो पहले आपस में लट्ट चला लो, सवाल ही नहीं पूछवे राजी। दे दीजिए उन्हीं को माइक दे दीजिए जो AIMIM के, क्योंकि वो ये भी कह रहे थे कि हमें मंच पे नहीं मिला जगह। बताइए क्या सवाल है आपका, नाम बताइए। सर मेरा नाम शेख अली मोहम्मद कुरैशी है। आपने शुरुआत मैम से की थी, उन्होंने बोला था हम लिख के 0% ले आएगा हाथ पे। नहीं मैंने नोट कर लिया था वो अच्छा, सवाल जो सवाल बोला ले आए, था। हाँ। तो 0% पे हम लोन दे रहे हैं रोजगार करने के लिए, मगर बैंक तो बैकअप मांगती है, बगैर बैकअप के लोन ही नहीं देती है, तो किसको दिया रोजगार? जो रेडी ठेड़ी वाले लोग हैं इनको 10,000 रुपए तक का लोन, आप अपनी जानकारी बढ़ाइए। रेडी ठेड़ी वाले तक को हम 10,000 का लोन दे रहे हैं, और अगर वो समय पर उसको लौटा रहे हैं, मिल रहा है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जी। ये येलो कोट में, येलो कोट आपके पीछे, हाँ जी पूछे। मेरा सीधा सवाल भाजपा से है, इनकी कोई योजना है बुंदेलखंड राज्य बनाने की? नहीं है। बुंदेलखंड राज्य बनाने की क्या योजना है आपकी, बताइए। जैसे कि मैंने पहले ही बता चुकी हूँ कि बुंदेलखंड राज्य का निर्माण, अगर जरूरत महसूस होती है कि बुंदेलखंड का विकास हम नहीं कर पा रहे हैं, तो बुंदेलखंड राज्य का निर्माण भी किया जाएगा। जैसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख को बांटकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख में केंद्रीय राज्य बना दिए गए हैं, केंद्र शासित प्रदेश, इसी तरह अगर जरूरत आएगी तो समय आने पर बुंदेलखंड राज्य का भी निर्माण हो जाएगा। ठीक है, इधर आगे, ये इनको दे दीजिए। बैठे रहो, हम पूछो। नमस्कार सौरभ सर, माइक पास रखो। हमारा नाम है शादाब खान, हम बांदा से आए हैं। नेताओं की हम दिन भर फोन में सुनते रहते हैं, अभी भी सुन ही रहे हैं। आप थोड़ा हमें 5 ऐसी किताबें बताइए जिसके जरिए हम सामाजिक और राजनीतिक समझ अभी को इसके बाद इनसे जब इन लोगों को विदा कर देंगे फिर हम और आप बात करेंगे। बस हो गया, एक सेकंड। चलिए पीछे उधर वो दोनों एक जैसी लाल कमीज पहने, किसी एक को दे दो। दोनों एक जैसी लाल कमीज पहने, किसी एक को माइक दे दो। आएंगे आपके पास आएंगे। हाँ हाँ जी मेरा सवाल, सीधा सवाल नाम बोलिए। मोहम्मद समीर मोहम्मद सोहेल। अच्छा, जुड़वा हो गया? हाँ जी। एक जैसे कपड़े पहनते हो? बढ़िया। काम क्या करते हो? मैं कास्टिंग करता। क्या कास्टिंग? कास्टिंग मूवी में कास्टिंग। ओहो, बहुत हार्ड। और बगल वाले दोनों लोग कास्टिंग करते हो? चलिए सवाल जी दोनों एक जैसी शर्ट पहने हैं, वो तो हमको भी दिख रहा है यार। जूता भी एक जैसा पहने, वो तुमने यहीं से देख लिया। सवाल पूछे। मेरा ये सवाल है, ये बुंदेलखंड राज की मांग कर रहे हैं। बुंदेलखंड, इन्होंने पूरा देश बेच दिया, ये आप इनसे बुंदेलखंड राज की मांग कर रहे हैं? मतलब जिन्होंने आज पूरा देश बेच दिया, वादा किया था 15 लाख देने का, वो भी नहीं दिए। बताइए, 15 लाख बात बार बार आता है। 15 लाख को जो जिस तरीके से जस्टिफाई किया जाता है, हमेशा वो गलत तरीके से बाइफरकेट की कर दिया गया है। ये कहा गया था कि अगर काला धन वापस आता है, सवाल जवाब तो सुनिए तभी तो अगला सवाल आएगा जी। उसमें ये कहा गया था सौरभ जी कि अगर काला धन जो विदेशों में अदर पार्टीज के लोग ने जो जमा कर दिया है, अगर वो वापस आ जाता है इंडिया में, जिसकी लिस्ट भी बन चुकी है, तो वो इतना है तो वो काला धन कि वापस आ रहा है। तो वो एक अगर आदमी को दे दिया जाएगा तो 15 लाख रुपए कीमत तो वो काला धन वापस आया? बिल्कुल, इस पर प्रयास जारी है, क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है। लिस्ट बन रही, नीरव मोदी भाग गया, विजय माल्या भाग गया। आपने अपने घोटाले वाले कितने पकड़ लिए थे? आपके तो कोयला घोटाले में प्रधानमंत्री जी शामिल थे, जिनको कठपुतली बनाकर बैठा दिया गया था। तथ्यों और तर्कों के आधार जो पर महिला, बात करें। हाँ वो उनको मैडम को जी। गौरव जी, आप अपने आएंगे। समर्थकों से कह दीजिए कि मुझे आपसे प्रश्न करने दें। एक सेकंड, अरे बहन जी, अरे सुन तो लो। आप इधर ही आएंगे, ऐसा नहीं, आएंगे आप आएंगे, इधर ही आएंगे। दूसरी चीज मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग अगर ऐसी लगातार आगे आते रहेंगे तो जो आगे बैठे हैं
उनको दिक्कत होगी। और ये गौरव जी से नियंत्रित होंगे, उनके समर्थक हैं, इसलिए उनसे कह दीजिए भाई साहब कि जरा बोल दो, नियंत्रित जरा करें आपके इनको। समर्थक हैं। मेरा सवाल क्योंकि आप ही से अगर मैं इतने कहूँगी तो आप समर्थक सुन कार्यक्रमों में आ जाते तो कांग्रेस की ये सौरभ दशा नहीं भैया, होती। सौरभ भैया कह रहा गौरव, कांग्रेस के जिंदाबाद गौरव कह रहा है कि उन्होंने खुद ही स्वीकार कर लिया कि अगर हमारे समर्थक होते तो हमारी सरकार आ जाती। क्यों गौरव बहस कह कर रहे हैं रही कि हो? हमारे इतने समर्थक होते तो हमारी तो सरकार आ जाती। जी सवाल पूछिए, नाम क्या है आपका? जी मेरा नाम नेहा पाठक है। एक सेकंड। हाँ अरे हाथ नीचे कर लो, कैमरे पे मैडम नहीं आ रही हैं, थोड़ा तसल्ली। हाँ पूछिए। भाई गौरव जी से सवाल करने वाले हर व्यक्ति पे ये लोग मोहर लगा दे रहे हैं कि वो बीजेपी से है। चूंकि मेरा सवाल गौरव जी से सीधा है कि अरे तो क्या हो गया, कोई बीजेपी में होना या नहीं, कोई कांग्रेस या सपा में होना गुनाह थोड़ी। मुझे पूछिए मेरा सवाल रखने दीजिए। पूछिए। गौरव जी, इतने घोटाले जो आपकी सरकार में हुए हैं, आपने उनके ऊपर कोई जवाब नहीं दिया। आपने कहा कि हमने इतनी धनराशि आवंटित की थी जो स्टेट गवर्नमेंट खा गई। जो आपने धनराशि आवंटित करी थी वो आपके ही लोगों ने खाई है। मेरे पास डेटा है सारे। इनमें एक घोटाला हुआ था, कोयला घोटाला, जिसमें आपके प्रधानमंत्री जी का भी नाम आया था। जो कठपुतली प्रधानमंत्री आपने बैठा रखे थे मैडम की निगरानी के नीचे, उनका नाम आया था। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, सत्यम घोटाला, आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाला, इस पे जस्टिफिकेशन दे। जी आपकी सरकार 7 साल से है, आपके पास ऐसे ऐसे जज हैं जिनको आप राज्यसभा भेज देते। आप उनसे जांच करवा लो भैया, जेल भेज दो। रुके कौन रोक रहा, कौन रहा? आपकी सरकार क्या इतनी कमजोर है कि कांग्रेस को लोगों को जेल में नहीं डाल पा रही? सर मैं नाम क्या जैसे आपका? कि आपने कहा कि हमारी सरकार है और हम जेल में क्यों नहीं डाल पा रहे हैं, तो जब कन्हैया जेएनयू में भारत इंशाल्लाह तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाते थे, तब आपकी सरकार ने क्यों उसको जेल में नहीं डाला? कोर्ट ने साबित नहीं किया उसको। गलत गलत गलत। एक सेकंड, एक थोड़ा फैक्चुअली करेक्ट कर ले। ये आरोप था उनके ऊपर, साबित नहीं हुआ। वीडियो वायरल हुआ था इसका। वीडियो तो आपने क्यों नहीं- बनाया था। क्यों आप मोदी जी के बीजेपी वीडियो ने वायरल वीडियो वायरल अच्छा किया था वो बना बीजेपी के। ने कह दिया है कि कन्हैया चिल्लाने लगो और वो चिल्लाने लगेगा। जी कैसी एक बातें सेकंड, करते हैं आप बचपने वाली। बस 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 जी हेलो, अरे एक ही सवाल है भाई। नाम बताइए। राहुल सिंह नाम है। राहुल पूछिए। मेरा सवाल रुचि जी से है। मैं ये तकनीक जानना चाहता हूँ कि कृषि विश्वविद्यालय बांदा में जो 15 वैकेंसी प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर्स की हुई, उसमें से 11 जो हुए वो मुख्यमंत्री के जात के और मुख्यमंत्री के क्षेत्र के हुए, वो तकनीक कौन सी है? देखिए अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आप बिल्कुल उसकी जांच की जाएगी, लेकिन आप ये भी तो देख लीजिए कि यूपी पीसीएस का जो 2015 का रिजल्ट आया था उसमें एक विशेष जाति बात के ही लोग क्यों भर्ती हुए थे? दरोगा भर्ती में एक विशेष जाति के लोग ही क्यों आए थे? इस पर आपने सवाल क्यों नहीं उठाए? हम तो इसकी जांच करवा ही लेंगे। जांच के बाद अगर ऐसा बैकफुट कुछ पे हुआ आ है तो जाते बिल्कुल हैं। इसकी जांच होगी। जी बस ये। हाँ पूछिए। हेलो जी भैया, मेरा सवाल केवल इतना है, समाज सेवी संदीप सरावगी जी से। हाँ सब लोग आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन समाज सेवियों से कोई सवाल नहीं पूछ रहा। पूछिए। सबसे पहला सवाल हमारा ये है कि आप विधायकी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप विधायक बनेंगे तो हिंदू मुस्लिम कैसे खत्म करेंगे? सबसे पहले तो हम आपको बता दें मेरे छोटे भाई कि जात बिरादरी हम मानते ही नहीं है। ये पूरा झांसी जानता है इस बात के लिए कि जात बिरादरी के चक्कर में ना हम पढ़े हैं और ना जात बिरादरी हम मानते हैं। आगे भी अगर हम विधायक बने या सांसद बने या मंत्री बने तो हमारे झांसी में जात बिरादरी पे कोई बात नहीं होगी। हमारे यहाँ समानता का व्यवहार रहेगा। जी ये एक सेकंड। अमन आप तीनों लोगों में तय कर लो कौन पूछेगा। तीनों में से एक कौन पूछेगा? नहीं तय नहीं हो पा रहा तो तीन में से एक। हेलो पूछिए। नाम बोलिए। मैं भाजपा नेत्री से ये नाम बोलिए। जीशान खान। जीशान पूछिए। मैं ये पूछना चाहूंगा, केंद्र में जब इनकी सरकार थी, अभी भी है, तो इनने एक नोटबंदी करी, उसमें कई लोग मर गए थे लाइन में लगे। अब उत्तर प्रदेश में भी इनकी सरकार है, खाद की लाइन में लगे लोग मर रहे हैं, तो उसकी व्यवस्था कैसे ये करेंगे? ठीक माइक लीजिए उनसे। हाँ बताइए। देखिए पहली बात तो डीमोनेटाइजेशन जब हुआ था उसकी व्यवस्थाओं को खराब किया गया था। ये बात भी सबको पता है कि आप ही लोगों में से कुछ लोगों ने अपने प्रतिनिधियों को वहां भेजकर लाइन में लगवाया गया था, वो एक अलग मुद्दा है। अगर आप खाद की बात पर आते हैं तो खान एक सेकंड जवाब सुनिए भाई, ये कोई तरीका नहीं होता है, दिस इज रॉन्ग। या तो आप पूछ लीजिए या मेरा जवाब सुन जी, लीजिए। बोलिए, दो में बोलिए। से एक ही चीज हो सकती है। बोलिए। हाँ खाद। रही बात खाद वाली, तो ऐसा नहीं है कि खाद के लिए किसी को कोई समस्या आन पड़ रही है। हमने हर चीज डिजिटली कर दी है। नहीं बहन जी एक सेकंड, मैं खुद रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। आप अपने प्रशासन के लोगों से आज ही चेक कर लीजिए। हाँ। आपके सीओ और पुलिस वाले, यहाँ पुलिस वाले भी मौजूद हैं ड्यूटी के लिए,
इनको खाद के केंद्रों पे तैनात करना पड़ा है, खाद को लेके लंबी देखिए कतारें सौरभ लगी जी, हैं। कभी भी व्यवस्थाएं जो हैं अगर एक आध बार के लिए खराब हो भी जाती हैं तो इसमें सरकार का कोई इतना बड़ा दोष नहीं होता है कि उस पर आरोप प्रत्यारोप किया सरकार जाए। का कोई दोष ही नहीं होता, लोग मरे, लोग चलिए एक जिए। आखिरी सवाल यहाँ से। हाँ ललितपुर के लोग खाद लेने के लिए झांसी आना पड़ रहा माइक है। दीजिए इनको, बस एक लास्ट सवाल भाई, अगला सेशन भी है। अरे अरे आराम से। हाँ वही नाम बताओ सर नाम बताओ। पीयूष बोलो। सर मेरा सवाल ये है कि उत्तर मतलब बुंदेलखंड को राज बनाने के लिए सब लोग मतलब बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं, लेकिन सर बुंदेलखंड जब राज बन जाएगा तो सर उसका मतलब जो रेवेन्यू होगा, इनकम वगैरह कहाँ से आएगी? वो मतलब सांसद वगैरह को देने के लिए कहाँ से इनकम बताइए आएगी? भाई, रेवेन्यू कहाँ से आएगा? बुंदेलखंड में बहुत खनिज संपदा है बुंदेलखंड में। खनिज संपदा, बालू है, गिट्टी है, बालू, ग्रेनाइट गिट्टी। है। जिसको कि हम बेच खाए हैं आप लोग। कौन? अभी सपा सरकार उसको एक बेच मिनट, खाई है। भाजपा सरकार भी तो और वही बताइए काम कर रही है। बेचा अभी था। लगातार अवैध खनन हो रहे हैं। आपके विधायक आवाज पूरी उठा रहे झांसी हैं कि जानती अवैध है कि खनन हो इनके रहे एक हैं। विधायक है, वो सबसे बड़ा जवाहर खनन माफिया है। राजपूत जी करोठा पूरी झांसी विधायक की ने जनता कहा जानती है। कि यहाँ अवैध खनन हो रहा है। और इनकी सरकार में भी एक विधायक जी खनन माफिया थे। अब इस सरकार में भी एक खनन माफिया है। हमारी सरकार में चलिए, कोई ये अवैध सत्र खनन यहीं नहीं पे हुआ। खत्म होता है। आखिरी सत्र लल्लन टॉप क्विज का रहेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।